अध्याय 13 लेडी एलिस का विनाश। अगली सुबह नाश्ते के समय टार्जन की जगह खाली थी। मिस स्ट्रॉन्ग को थोड़ी जिज्ञासा हुई, क्योंकि मी कैलिडवेल हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि वे उनके और उनकी मां के साथ नाश्ता करें। जब वह बाद में डेक पर बैठी थीं, तो मॉन्सियर थुरन ने उनके साथ आधा दर्जन सुखद शब्दों का आदान प्रदान करने के लिए रुक गए। वह बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे थे, उनका व्यवहार अत्यंत मिलनसार था। जब वे आगे बढ़े तो मिस स्ट्रॉन्ग ने सोचा कि मॉन्सियर थुरन कितने अच्छे इंसान हैं। दिन बहुत घिसकता चला गया। उसे मिस्टर काल्डवेल की शांत संगति की याद आ रही थी। उनमें कुछ ऐसा था जो लड़की को शुरू से ही उन्हें पसंद करने लगा था। उन्होंने जो जगहें देखी थीं, उनके बारे में बहुत मनोरंजक बातें की थीं, लोगों और उनके रीति रिवाजों के बारे में, जंगली जानवरों के बारे में, और उनके पास हमेशा जंगली जानवरों और सभ्य लोगों के बीच आश्चर्यजनक तुलना करने का एक मज़ेदार तरीका था, जिससे पता चलता था कि उन्हें जंगली जानवरों के बारे में काफ़ी जानकारी थी और सभ्य लोगों के बारे में उनका एक गहरा, हालांकि कुछ हद तक संदेहपूर्ण, आकलन था। जब दोपहर में मॉन्सियर थुरन फिर से उसके साथ बातचीत करने के लिए रुके तो उसने दिन की नीरसता में विराम का स्वागत किया। लेकिन वह श्री कैलिडवेल की लगातार अनुपस्थिति से गंभीर रूप से चिंतित होने लगी थी। किसी तरह वह लगातार इसे पिछली रात की उस घबराहट से जोड़ती थी, जब काली वस्तु उसके बंदरगाह से समुद्र में गिर गई थी। जल्द ही उसने मॉन्सियर थुरन से इस विषय पर बात की। क्या उन्होंने आज श्री कैलिडवेल को देखा था? उन्होंने नहीं देखा था। क्यों? लड़की ने बताया, वो हमेशा की तरह नाश्ते पर नहीं आया और न ही मैंने उसे कल से एक बार भी देखा है। महाशय थुरान अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने कहा, मुझे मिस्टर कैलिडवेल से घनिष्ठ परिचय का सौभाग्य नहीं मिला। हालांकि वे एक बहुत ही सम्माननीय सज्जन व्यक्ति लगते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वे अस्वस्थ हों और अपने स्टेटरूम में ही रहे हों? यह कोई अजीब बात नहीं होगी। नहीं, लड़की ने जवाब दिया, बेशक यह अजीब नहीं होगा, लेकिन किसी अज्ञात कारण से मुझे उन मूर्खतापूर्ण स्त्रैण पूर्वाभासों में से एक है कि मिस्टर कैलिडवेल के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। ये सबसे अजीब एहसास है। ऐसा लगता है जैसे मुझे पता था कि वो जहाज पर नहीं है। महाशय थुरान खुशी से हंसे। मसी, मेरी प्यारी मिस स्ट्रॉन्ग, उन्होंने कहा, फिर वह दुनिया में कहाँ हो सकता है? हम कई दिनों से जमीन के नज़दीक नहीं हैं। बेशक यह मेरी बेतुकी बात है, उसने स्वीकार किया। और फिर, लेकिन मैं अब इसके बारे में चिंता नहीं करने वाली। मैं पता लगाने जा रही हूँ कि मिस्टर कैलिडवेल कहाँ है, और उसने एक गुजरते हुए प्रबंधक की ओर इशारा किया। ये तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक कठिन हो सकता है, मेरी प्यारी लड़की, मॉन्सियोर थुरान ने सोचा, लेकिन ऊंची आवाज में उन्होंने कहा, जरूर। कृपया मिस्टर काल्डवेल को ढूंढो, उसने प्रबंधक से कहा, और उनसे कहो कि उनके मित्र उनकी लगातार अनुपस्थिति से बहुत चिंतित हैं। आप मिस्टर काल्डवेल को बहुत पसंद करते हैं, मॉन्सियोर थुरान ने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि वह शानदार है, लड़की ने जवाब दिया। और माँ उस पर पूरी तरह से मोहित है। वह एक ऐसा आदमी है जिसके साथ कोई भी पूर्ण सुरक्षा की भावना रखता है। कोई भी व्यक्ति श्री कैलिडवेल पर भरोसा किए बिना नहीं रह सकता। कुछ देर बाद स्टीवर्ड वापस आया और बताया कि मी कैलिडवेल अपने स्टेटरूम में नहीं हैं। मैं उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मिस स्ट्रॉन्ग। और वह झिझका, मुझे पता चला है कि कल रात उनकी बर्थ खाली नहीं थी। मुझे लगता है कि मुझे इस मामले की सूचना कैप्टन को दे देनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से, मिस स्ट्रॉन्ग ने कहा। मैं खुद तुम्हारे साथ कप्तान के पास जाऊंगी। ये भयानक है। मुझे पता है कि कुछ भयानक हुआ है। आखिरकार मेरी आशंकाएं झूठी नहीं थीं। कुछ ही देर बाद कैप्टन के सामने एक बहुत ही डरी हुई युवती और एक उत्साहित परिचारिका आई। वह चुपचाप उनकी कहानियां सुन रहा था। परिचारिका ने जब उसे आश्वासन दिया कि उसने जहाज के हर उस हिस्से में लापता यात्री की तलाश की है जहां यात्रियों के अक्सर आने की उम्मीद की जा सकती है, तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। और क्या आपको यकीन है, मिस स्ट्रॉन्ग, कि आपने कल रात एक शव को पानी में गिरते देखा था? उसने पूछा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं यह नहीं कह सकती कि यह एक मानव शरीर था, कोई शोर नहीं हुआ।
हो सकता है कि यह केवल वही हो जो मैंने सोचा था, कचरे का एक बंडल। लेकिन अगर मिस्टर कैलिडवेल जहाज पर नहीं मिले तो मैं हमेशा आश्वस्त रहूंगी कि यह वही था जिसे मैंने अपने बंदरगाह से गिरते देखा था। कप्तान ने पूरे जहाज की तुरंत और गहन तलाशी लेने का आदेश दिया। किसी भी कोने या कोने को अनदेखा नहीं किया जाना था। मिस स्ट्रॉन्ग अपने केबिन में ही रहीं, खोज के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थीं। कप्तान ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन वह लापता व्यक्ति के बारे में उन्हें कुछ नहीं बता सकी, सिवाय इसके कि उन्होंने जहाज पर उनके संक्षिप्त परिचय के दौरान खुद क्या देखा था। पहली बार उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वास्तव में मिस्टर कैलिडवेल ने उन्हें अपने पिछले जीवन के बारे में कितना कम बताया था। वो केवल इतना जानती थीं कि उनका जन्म अफ्रीका में हुआ था और उनकी शिक्षा पेरिस में हुई थी, और यह अल्प जानकारी उनके आश्चर्य का परिणाम थी कि एक अंग्रेज इतने स्पष्ट फ्रेंच उच्चारण के साथ अंग्रेजी बोलता है। क्या उन्होंने कभी किसी दुश्मन की बात कही? कप्तान ने पूछा। कभी नहीं। क्या वह किसी अन्य यात्री से परिचित था? केवल वैसे ही जैसे वह मेरे साथ था, सह जहाज के साथियों के रूप में आकस्मिक मुलाकात की परिस्थिति के माध्यम से। ओह, क्या वह, आपकी राय में, मिस स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा आदमी था जो बहुत ज्यादा शराब पीता था? मुझे नहीं पता कि उसने शराब पी थी। निश्चित रूप से उसने उस शव को जहाज से गिरते देखने से आधे घंटे पहले तक शराब नहीं पी थी, उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस समय तक उसके साथ डेक पर थी। ये बहुत अजीब है, कप्तान ने कहा। वो मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा था जो बेहोशी के दौरे या उस तरह की किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो। और अगर वह ऐसा था भी तो यह शायद ही विश्वसनीय हो कि अगर वह रेलिंग पर झुकते समय हमला हुआ होता तो वह पूरी तरह से रेलिंग से नीचे गिर जाता। वह अंदर डेक पर गिरना पसंद करता। अगर वह जहाज पर नहीं है, मिस स्ट्रॉन्ग, तो उसे जहाज से नीचे फेंक दिया गया था, और ये तथ्य कि आपने कोई चीख पुकार नहीं सुनी, यह अनुमान लगाने की ओर ले जाता है कि वह जहाज के डेक से उतरने से पहले ही मर चुका था। उसकी हत्या कर दी गई थी। लड़की कांप उठी। पूरे 1 घंटे बाद प्रथम अधिकारी तलाशी का परिणाम बताने के लिए वापस लौटा। उन्होंने कहा, श्री काल्डवेल इस योजना में शामिल नहीं है, सर। मुझे डर है कि यहाँ दुर्घटना से ज्यादा गंभीर कुछ है, मी ब्रैंटली, कप्तान ने कहा। मैं चाहता हूँ कि आप मी कैलिडवेल के सामान की व्यक्तिगत और बहुत सावधानी से जांच करें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आत्महत्या या हत्या के पीछे कोई सुराग है या नहीं। मामले की तह तक जांच करें। हाँ, हाँ, सर, श्री ब्रंटली ने जवाब दिया और अपनी जांच शुरू करने के लिए चले गए। हेज़ल स्ट्रॉन्ग निढाल हो गई थी। 2 दिनों तक वह अपने केबिन से बाहर नहीं निकली, और जब वह आखिरकार डेक पर पहुंची तो उसका रंग बहुत पीला और सफ़ेद था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। जागते या सोते हुए ऐसा लगता था कि वह लगातार उस काले शरीर को तेजी से और चुपचाप ठंडे गंभीर समुद्र में गिरते हुए देख रही थी। त्रासदी के बाद डेक पर पहली बार आने के कुछ ही समय बाद मॉन्सियोर थुरान ने उनके साथ मिलकर कई प्रकार की सहानुभूति व्यक्त की। ओह, लेकिन ये भयानक है, मिस स्ट्रॉन्ग, उसने कहा। मैं इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं सकता। नहीं, मैं, लड़की ने थके हुए स्वर में कहा। मुझे लगता है कि अगर मैंने चेतावनी दे दी होती तो शायद वह बच जाता। मेरी प्यारी मिस स्ट्रॉन्ग, आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए, महाशय थुरान ने आग्रह किया। ये किसी भी तरह से आपकी गलती नहीं थी। कोई और भी आपके जैसा ही करता। कौन सोचेगा कि जहाज से कोई चीज़ समुद्र में गिरी है तो वह जरूरी तौर पर कोई आदमी ही होगा। और अगर आपने अलार्म बजाया होता तो नतीजा कुछ और नहीं होता। कुछ समय के लिए वे आपकी कहानी पर संदेह करते, इसे एक महिला का घबराहट वाला भ्रम समझते। अगर आपने जोर दिया होता तो जब तक जहाज को रोका जाता और नावों को नीचे उतारा जाता और उस अज्ञात स्थान की तलाश में मीलों पीछे ले जाया जाता जहां ये त्रासदी हुई थी, तब तक उसे बचाने में बहुत देर हो चुकी होती। नहीं, आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए। आपने बेचारे मिस्टर कैलिडवेल के लिए हम में से किसी से भी ज्यादा किया है। आप ही एकमात्र ऐसी थीं जो उन्हें याद करती थीं। यह आप ही थी जिन्होंने खोज शुरू की थी। लड़की उसके दयालु और उत्साहवर्धक शब्दों के लिए उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई।
वो अक्सर उसके साथ था यात्रा के शेष समय में लगभग लगातार, और वो उसे वास्तव में बहुत पसंद करने लगी थी। महाशय थुरन को पता चला था कि बाल्टीमोर की खूबसूरत मिस स्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी उत्तराधिकारी थी, अपने आप में एक बहुत अमीर लड़की, और भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचते ही उसकी सांसें थमसी गईं, और चूंकि वह अपना अधिकांश समय उस मनोरम शगल में बिताता था, इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि उसने सांस भी ली। टार्ज़न के गायब होने के बाद महाशय थुरन का इरादा जहाज को पहले बंदरगाह पर छोड़ने का था। क्या उसके कोट की जेब में वह चीज़ नहीं थी जिसे पाने के लिए उसने इसी नाव पर यात्रा की थी? उसे यहाँ रोकने के लिए और कुछ नहीं था। वो इतनी जल्दी महाद्वीप पर वापस नहीं लौट सकता था कि वह सेंट पीटर्सबर्ग के लिए पहली एक्सप्रेस में सवार हो सके। लेकिन अब एक और विचार सामने आया था, और वह तेजी से उसके मूल इरादों को पृष्ठभूमि में धकेल रहा था। वह अमेरिकी धन संपत्ति न तो कमतर आंकी जा सकती थी, और न ही उसका मालिक उससे कम आकर्षक था। सप्रिस्टी, लेकिन वह सेंट पीटर्सबर्ग में सनसनी मचा देगी, और वह भी उसकी विरासत की सहायता से। जब मॉन्सियोर थुरान ने कुछ मिलियन डॉलर बर्बाद कर दिए, तो उन्हें पता चला कि यह पेशा उनके लिए इतना अधिक अनुकूल है कि वे केपटाउन चले गए, जहां उन्होंने अचानक निर्णय लिया कि उनके पास कुछ अत्यावश्यक कार्य हैं, जिनके कारण उन्हें कुछ समय के लिए वहां रुकना पड़ सकता है। मिस स्ट्रांग ने उसे बताया था कि वो और उसकी माँ वहां उसके भाई से मिलने जा रही हैं। उन्होंने अपने ठहरने की अवधि तय नहीं की थी, और संभवतः यह महीनों तक चलेगी। जब उसे पता चला कि मॉन्सियोर थुरान भी वहां होंगे तो वह बहुत प्रसन्न हुई। मुझे उम्मीद है कि हम अपना परिचय जारी रख पाएंगे, उसने कहा। जैसे ही हम व्यवस्थित हो जाएंगे, आपको माँ और मुझसे मिलना चाहिए। महाशय थुरान इस संभावना से बहुत खुश हुए और उन्होंने बिना समय गंवाए यह बात कह दी। श्रीमती स्ट्रॉन्ग अपनी बेटी के रूप में उनसे उतनी प्रभावित नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि मुझे उस पर क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए, उसने एक दिन हेज़ल से कहा जब वे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। वो हर तरह से एक आदर्श सज्जन व्यक्ति लगता है, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में कुछ ऐसा होता है, एक क्षणभंगुर भाव जिसे मैं वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन जिसे जब मैं देखती हूँ तो मुझे एक बहुत ही अजीब सा एहसास होता है। लड़की हंसी और बोली, तुम बहुत मूर्ख हो माँ। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे खेद है कि हमारे पास साथी के रूप में गरीब मिस्टर कैलिडवेल नहीं है। और मैं भी, उसकी बेटी ने उत्तर दिया। मॉन्सियर थुरन केप टाउन में हेज़ल स्ट्रॉन्ग के चाचा के घर अक्सर आते जाते रहते थे। उनका ध्यान बहुत ही खास था, लेकिन वे लड़की की हर इच्छा को पूरा करने के लिए इतनी सावधानी से व्यवस्थित थे कि वह उन पर और अधिक निर्भर हो गई। चाहे उसे या उसकी माँ या किसी चचेरे भाई को किसी अनुरक्षक की ज़रूरत हो, चाहे थोड़ी बहुत दोस्ताना सेवा की ज़रूरत हो, मिलनसार और सर्वव्यापी मॉन्सियर थुरन हमेशा उपलब्ध रहते थे। उसके चाचा और उनका परिवार उनकी निरंतर शिष्टता और सेवा करने की इच्छा के कारण उन्हें पसंद करने लगा। मॉन्सियर थुरन अपरिहार्य होते जा रहे थे। आखिरकार इस पल को अनुकूल महसूस करते हुए उन्होंने प्रस्ताव रखा। मिस स्ट्रॉन्ग चौंक गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी इस तरह से परवाह करते हो, उसने उससे कहा। मैंने तुम्हें हमेशा एक बहुत प्यारे दोस्त के रूप में देखा है। मैं तुम्हें अभी अपना जवाब नहीं दूंगी। भूल जाओ कि तुमने मुझे अपनी पत्नी बनने के लिए कहा है। चलो हम वैसे ही चलते हैं जैसे हम हैं, फिर मैं तुम्हें कुछ समय के लिए पूरी तरह से अलग नज़रिए से देख सकती हूँ। हो सकता है कि मुझे पता चले कि तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं दोस्ती से बढ़कर हैं। मैंने निश्चित रूप से एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये व्यवस्था मॉन्सियूर थुरान के लिए पूरी तरह से संतोषजनक थी। उन्हें इस बात का गहरा अफसोस था कि उन्होंने जल्दबाजी की, लेकिन वे इतने लंबे समय से उससे प्यार करते थे, और इतने समर्पित भाव से, कि उन्होंने सोचा कि हर किसी को ये बात पता होनी चाहिए। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, हेज़ल, उसने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं इंतज़ार करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जैसे महान और शुद्ध प्यार को पुरस्कृत किया जाएगा। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम किसी और से प्यार नहीं करती। क्या तुम मुझे बताओगी?
उसने जवाब दिया, मैंने अपने जीवन में कभी प्यार नहीं किया, और वह काफी संतुष्ट था। उस रात घर लौटते समय उसने एक स्टीम यॉट खरीदा और ब्लैक सी पर $1 मिलियन का विला बनवाया। अगले दिन हेजल स्ट्रांग को अपने जीवन का सबसे सुखद आश्चर्य मिला जब वो एक जौहरी की दुकान से बाहर आ रही थी, तो उसकी मुलाकात जेन पोर्टर से हुई। क्यों, जेन पोर्टर? उसने आश्चर्य से कहा, तुम दुनिया में कहाँ से आई हो? क्यों, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, सब कुछ छोड़कर। जेन भी उतनी ही हैरान होकर बोली, और यहाँ मैं बाल्टीमोर में तुम्हें देखने की पूरी कल्पना को बर्बाद कर रही हूँ, यह विचार ही। और उसने एक बार फिर अपनी सहेली को अपनी बाहों में भर लिया और उसे 1 दर्जन बार चूमा। जब तक आपसी स्पष्टीकरण हो चुका था, तब तक हेजल को पता चल चुका था कि लॉर्ड टेनिंगटन की नौक कम से कम 1 सप्ताह के लिए केप टाउन में रुकी हुई थी, और उस समय के अंत में उसे अपनी यात्रा जारी रखनी थी, इस बार पश्चिमी तट तक, और इस तरह वापस इंग्लैंड लौटना था, जहां जेन ने निष्कर्ष निकाला, मेरी शादी होने वाली है। तो फिर आपने अभी तक शादी नहीं की है? हेजल ने पूछा। अभी नहीं, जेन ने उत्तर दिया, और फिर बिल्कुल अप्रासंगिक ढंग से कहा, काश इंग्लैंड यहाँ से 10 लाख मील दूर होता। नॉक और हेजल के रिश्तेदारों के बीच मुलाकातों का आदान प्रदान हुआ। रात्रिभोज की व्यवस्था की गई तथा आगंतुकों के मनोरंजन के लिए आसपास के इलाकों में यात्राएं की गईं। महाशय थुरन हर समारोह में स्वागत योग्य अतिथि थे। उन्होंने पार्टी के लोगों को स्वयं रात्रिभोज दिया तथा आतिथ्य के कई छोटे छोटे कार्यों से लॉर्ड टेनिंगटन की सद्भावना को अपने पक्ष में करने में सफल रहे। महाशय थुरन को कुछ ऐसा संकेत मिला था जो लॉर्ड टेनिंगटन की नौक की इस अप्रत्याशित यात्रा से हो सकता था, और वह इस पर भरोसा करना चाहते थे। एक बार जब वो अंग्रेज के साथ अकेले थे, तो उन्होंने ये स्पष्ट करने का अवसर लिया कि मिस स्ट्रॉन्ग के साथ उनकी सगाई की घोषणा उनके अमेरिका लौटने के तुरंत बाद की जाएगी। लेकिन इसके बारे में एक शब्द भी नहीं, मेरे प्यारे टेनिंगटन, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं। निश्चित रूप से, मैं पूरी तरह से समझता हूँ, मेरे प्यारे साथी, टेनिंगटन ने उत्तर दिया था। लेकिन आपको बधाई दी जानी चाहिए, शानदार लड़की, क्या आपको नहीं पता वास्तव में? अगले दिन वह दिन आ गया। श्रीमती स्ट्रॉन्ग, हेजल और मॉन्सियर थुरन लॉर्ड टेनिंगटन की नौक पर मेहमान थे। श्रीमती स्ट्रॉन्ग उन्हें बता रही थीं कि उन्हें केप टाउन में अपनी यात्रा कितनी अच्छी लगी, और उन्हें इस बात का अफसोस है कि बाल्टीमोर में उनके वकीलों से हाल ही में मिले पत्र के कारण उन्हें अपनी यात्रा को उनके इरादे से कम करना पड़ा। आप कब यात्रा पर निकलते हैं? टेनिंगटन ने पूछा। मुझे लगता है कि सप्ताह के पहले दिन, उसने जवाब दिया। वास्तव में, महाशय थुरन ने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे भी लगा कि मुझे तुरंत लौटना चाहिए, और अब मुझे आपके साथ जाने और आपकी सेवा करने का सम्मान मिलेगा। यह आपकी अच्छी बात है, महाशय थुरन, श्रीमती स्ट्रॉन्ग ने उत्तर दिया। मुझे यकीन है कि हम खुद को आपकी सुरक्षा में रखकर खुश होंगे। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में यह इच्छा थी कि वे उससे बच सकें। क्यों, वो नहीं बता सकती थी। भगवान की कसम। कुछ ही देर बाद लॉर्ड टेनिंगटन ने कहा, बहुत बढ़िया विचार है, भगवान की कसम। हाँ टेनिंगटन, बेशक, क्लेटन ने जोखिम उठाया, अगर ये तुम्हारा विचार है तो यह एक धौसिया विचार होगा, लेकिन क्या बात है? दक्षिणी ध्रुव के रास्ते छीन जाने का। ओह, अब मैं कहता हूँ, क्लेटन, टेनिंगटन ने जवाब दिया, आपको किसी व्यक्ति पर इतना कठोर होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपने खुद इस यात्रा का सुझाव नहीं दिया। जब से हम रवाना हुए हैं, तब से आप नियमित रूप से एक बदमाश की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, सर, उसने आगे कहा, यह एक धमकाने वाला विचार है, और आप सभी ऐसा ही कहेंगे। यह मिसेज स्ट्रॉन्ग और मिस स्ट्रॉन्ग को, और थुरन को भी, अगर वह आए, तो हमारे साथ नौक पर इंग्लैंड तक ले जाने का है। अब, क्या यह एक शानदार विचार नहीं है? मुझे माफ कर दो, टेनी, बूढ़े लड़के, क्लेटन चिल्लाया। ये वाकई एक बढ़िया विचार है, मुझे कभी भी तुम्हारे बारे में संदेह नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पूरा यकीन है कि यह मौलिक है न? और हम सप्ताह के पहले दिन या किसी अन्य समय जो आपकी सुविधा के अनुकूल हो, रवाना होंगे। श्रीमती स्ट्रॉन्ग, बड़े दिल वाले अंग्रेज ने निष्कर्ष निकाला,
जैसे कि रवाना होने की तारीख को छोड़कर बाकी सब कुछ तय हो चुका था। मसी, लॉर्ड टेनिंगटन, आपने हमें धन्यवाद देने का भी अवसर नहीं दिया और यह निर्णय लेने का तो बिल्कुल भी अवसर नहीं दिया कि हम आपका उदार निमंत्रण स्वीकार करेंगे या नहीं, श्रीमती स्ट्रांग ने कहा। क्यों, बेशक आप आएंगे, टेनिंगटन ने जवाब दिया। हम किसी भी यात्री नाव की तरह ही अच्छा समय निकालेंगे और आप पूरी तरह से आरामदायक रहेंगे, और वैसे भी हम सभी आपको चाहते हैं और जवाब में नहीं नहीं लेंगे। और इस प्रकार ये तय हुआ कि उन्हें अगले सोमवार को रवाना होना चाहिए। 2 दिन बाद लड़कियां हेज़ल के केबिन में बैठी थीं और केप टाउन में उसके द्वारा तैयार किए गए कुछ प्रिंट्स को देख रही थीं। वे सभी तस्वीरें थीं जो उसने अमेरिका छोड़ने के बाद खींची थीं, और दोनों लड़कियां उनमें पूरी तरह से डूबी हुई थीं। जेन कई सवाल पूछ रही थी और हेज़ल ने विभिन्न दृश्यों और लोगों के बारे में टिप्पणियों और व्याख्याओं की एक पूरी झड़ी लगा रखी थी। और यहाँ, उसने अचानक कहा, यहाँ एक आदमी है जिसे तुम जानते हो। बेचारे, मैं तुमसे उसके बारे में कई बार पूछना चाहती थी, लेकिन जब हम साथ थे तो मैं कभी इसके बारे में सोच ही नहीं पाई। वो उस छोटे से प्रिंट को पकड़े हुए थी ताकि जेन को उस आदमी का चेहरा न दिखे जिसे उस पर चित्रित किया गया था। उसका नाम जॉन कैलिडवेल था, हेज़ल ने आगे कहा। क्या तुम्हें वह याद है? उसने कहा था कि वह तुमसे अमेरिका में मिला था। वह एक अंग्रेज है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जेन ने जवाब दिया। मुझे चित्र दिखाओ। बेचारा साथी समुद्र तट पर हमारी यात्रा के दौरान पानी में खो गया था, उसने जेन को प्रिंट सौंपते हुए कहा। खो गया क्यों, हेज़ल? हेज़ल, मुझे मत बताओ कि वो मर चुका है, समुद्र में डूब गया। हेज़ल, तुम क्यों नहीं कहती कि तुम मजाक कर रही हो? और इससे पहले कि हैरान मिस स्ट्रॉन्ग उसे पकड़ पाती, जेन पोटर बेहोश होकर फर्श पर गिर गई थी। हेज़ल ने जब अपनी सहेली को होश में ला दिया तो वह उसे बहुत देर तक देखती रही, फिर उनमें से कोई कुछ बोला। मुझे नहीं पता था, जेन, हेज़ल ने विवश स्वर में कहा, कि आप मिस्टर कैलिडवेल को इतनी गहराई से जानती थीं कि उनकी मृत्यु आपके लिए इतना बड़ा सदमा साबित हो सकती है। जॉन कैलिडवेल, मिस पोटर ने पूछा, तुम मुझे यह नहीं बताना चाहती कि तुम नहीं जानती कि यह आदमी कौन था, हेज़ल? हाँ, जेन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कौन था। उसका नाम जॉन कैलिडवेल था, वो लंदन से था। ओह, हेज़ल, काश मैं इस पर यकीन कर पाती, लड़की विलाप करती हुई बोली। काश मैं इस पर यकीन कर पाती, लेकिन वे विशेषताएं मेरी याददाश्त और मेरे दिल में इतनी गहराई से अंकित हैं कि मैं उन्हें दुनिया में कहीं भी हजारों अन्य लोगों के बीच पहचान सकती हूँ, जो शायद किसी और के समान दिखें, सिवाय मेरे। तुम्हारा क्या मतलब है, जेन? हेज़ल ने चिल्लाते हुए कहा, अब पूरी तरह से घबरा गई थी। तुम्हें क्या लगता है वह कौन है? मुझे नहीं लगता, हेज़ल। मुझे पता है कि यह टार्ज़न ऑफ द एप्स की तस्वीर है। जेन, मैं गलत नहीं हो सकता। ओह, हेज़ल, क्या तुम्हें यकीन है कि वो मर चुका है? क्या कोई गलती नहीं हो सकती? मुझे डर है कि ऐसा नहीं है, प्रिया, हेज़ल ने उदास होकर उत्तर दिया। काश मैं सोच पाती कि तुम गलत हो, लेकिन अब मेरे दिमाग में 101 छोटे से पुष्ट प्रमाण आए हैं जिनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था, जबकि मैंने सोचा था कि वह लंदन का जॉन कैलिडवेल है। उसने कहा कि वह अफ्रीका में पैदा हुआ था और फ्रांस में शिक्षित हुआ था। हाँ, ये सच होगा, जेन पोटर ने उदास स्वर में कहा। पहले अधिकारी ने जब उसके सामान की तलाशी ली तो उसे लंदन के जॉन कैलिडवेल की पहचान के लिए कुछ भी नहीं मिला। व्यावहारिक रूप से उसका सारा सामान पेरिस में बना था या खरीदा गया था। जिस भी चीज पर नाम का पहला अक्षर था, उस पर या तो सिर्फ टी या JCT लिखा हुआ था। हमें लगा कि वह अपने पहले 2 नामों से गुप्त यात्रा कर रहा था। JC का मतलब जॉन कैलिडवेल था। एप्स के टार्ज़न ने जीन सी टार्ज़न नाम लिया, जेन ने उसी बेजान नीरस स्वर में कहा। और वो मर चुका है। ओह, हेज़ल, ये भयानक है। वो इस भयानक महासागर में अकेले मर गया। यह अविश्वसनीय है कि उस बहादुर दिल ने धड़कना बंद कर दिया होगा कि वे शक्तिशाली मांसपेशियां हमेशा के लिए शांत और ठंडी हो गई हैं। कि वह जो जीवन और स्वास्थ्य और मर्दाना ताकत का प्रतीक था, वह घिनौने, रेंगने वाले जीवों का शिकार हो गया।
कि लेकिन वह आगे नहीं बोल सकी और एक छोटी सी कराह के साथ उसने अपना सिर अपनी बाहों में छिपा लिया और फर्श पर सिसकते हुए गिर गई। मिस पोटर कई दिनों से बीमार थी और हेज़ल और वफादार एस्मेरिल्डा के अलावा किसी से नहीं मिल पाती थी। जब वह आखिरकार देख पर आई तो सभी लोग उसके अंदर आए दुखद बदलाव से हैरान रह गए। वह सजग, जीवंत अमेरिकी सुंदरी नहीं थी जिसने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को मोहित और प्रसन्न किया था। इसके बजाय वह एक बहुत ही शांत और उदास छोटी लड़की थी, जिसके चेहरे पर एक निराशाजनक उदासी थी जिसे हेज़ल स्ट्रॉन्ग के अलावा कोई नहीं समझ सकता था। पूरी पार्टी ने उसे खुश करने और खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कभी कभी हंसमुख लॉर्ड टेनिंगटन उससे एक फीकी मुस्कान छीन लेते, लेकिन ज्यादातर समय वह समुद्र के उस पार बड़ी बड़ी आंखों से देखती हुई बैठी रहती। जेन पोर्टर की बीमारी के कारण एक के बाद एक दुर्भाग्य नौक पर हमला करने लगे। सबसे पहले एक इंजन खराब हो गया और वे 2 दिनों तक बहते रहे, जबकि अस्थायी मरम्मत की जा रही थी। फिर एक तूफान ने उन्हें अचानक मारा, जिससे डेक के ऊपर लगभग सभी पोर्टेबल चीजें पानी में बह गईं। बाद में 2 नाविक जहाज के अगले हिस्से में लड़ाई में गिर गए, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से एक चाकू से बुरी तरह घायल हो गया और दूसरे को बेड़ियों में जकड़ना पड़ा। फिर चरमोत्कर्ष को पूरा करने के लिए साथी रात में जहाज से गिर गया और मदद पहुंचने से पहले ही डूब गया। नौक उस स्थान के आसपास 10 घंटे तक घूमती रही, लेकिन डेक से समुद्र में गायब होने के बाद उस व्यक्ति का कोई निशान नहीं देखा गया। दुर्भाग्य की इन घटनाओं के बाद चालक दल के सभी सदस्य और मेहमान उदास और हताश थे। सभी को भविष्य में होने वाली किसी बुरी घटना की आशंका थी, और यह बात नाविकों के लिए विशेष रूप से सच थी, जिन्हें यात्रा के आरंभिक भाग में होने वाले सभी प्रकार के भयानक शगुन और चेतावनियां याद थीं, और जिन्हें वे अब स्पष्ट रूप से आने वाली किसी भयानक और भयावह त्रासदी के पूर्वाभास के रूप में समझ सकते थे। नहीं, क्रोकस को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। साथी के डूबने के बाद दूसरी रात छोटी नौक अचानक जड़ से लेकर पीठ तक टूट गई। सुबह करीब 1 बजे एक भयानक झटका लगा जिससे सो रहे मेहमान और चालक दल बर्थ और बंक से उछल पड़े। कमजोर नाव में एक जोरदार झटका लगा, वह स्टाबोर्ड की ओर दूर जा गिरी, इंजन बंद हो गए। एक पल के लिए वह अपने डेक के साथ 45 डिग्री के कोण पर लटकी रही, फिर एक उदास, फटने वाली आवाज के साथ वह वापस समुद्र में फिसल गई और सीधी हो गई। तुरंत ही पुरुष डेक पर पहुंचे, उनके पीछे पीछे महिलाएं भी आईं। हालांकि रात में बादल छाए हुए थे, हवा या समुद्र कम था, और न ही इतना अंधेरा था कि बंदरगाह के ठीक सामने पानी में एक काला पिंड तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। एक परित्यक्त पहरेदार का संक्षिप्त स्पष्टीकरण था। तुरंत इंजीनियर कैप्टन की तलाश में डेक पर पहुंचा। उन्होंने बताया, हमने सिलेंडर हेड पर जो पैच लगाया था वो उड़ गया है, सर, और वो बंदरगाह की ओर तेजी से पानी को आगे बढ़ा रहा है। कुछ ही देर बाद एक नाविक नीचे से दौड़ता हुआ आया। हे भगवान! वह चिल्लाया। उसका पूरा खून बहता हुआ निचला हिस्सा फट गया है। वह 20 मिनट तक तैर नहीं सकती। चुप रहो, टेनिंगटन ने दहाड़ते हुए कहा। महिलाओं, नीचे जाओ और अपना कुछ सामान इकट्ठा करो। यह इतना बुरा नहीं हो सकता है, लेकिन हमें नावों पर जाना पड़ सकता है। तैयार रहना सुरक्षित होगा। कृपया तुरंत जाओ। और कैप्टन जेरोल्ड, कृपया नुकसान की सही सीमा का पता लगाने के लिए नीचे किसी सक्षम व्यक्ति को भेजें। इस बीच मैं सुझाव दे सकता हूं कि आप नावों का प्रावधान कर लें। मालिक की शांत, धीमी आवाज ने पूरी टोली को आश्वस्त करने में बहुत मदद की, और एक पल बाद सभी ने उसके सुझाए गए कामों में व्यस्त हो गए। जब तक महिलाएं डेक पर लौटीं, तब तक नावों में रसद का काम लगभग पूरा हो चुका था, और एक पल बाद नीचे गया अधिकारी रिपोर्ट करने के लिए वापस आ गया। लेकिन पुरुषों और महिलाओं के झुंड को आश्वस्त करने के लिए उसकी राय की जरूरत नहीं थी कि लेडी एलिस का अंत निकट था। ठीक है, सर, कप्तान ने कहा, जबकि उसका अधिकारी हिचकिचा रहा था। मैं महिलाओं को डराना पसंद नहीं करता, सर, उसने कहा, लेकिन मेरी राय में वह 1 दर्जन मिनट भी तैर नहीं सकती। उसमें एक छेद है, जिसमें से आप एक बैली गाय को निकाल सकते हैं, सर।
5 मिनट तक लेडी एलिस तेजी से धनुष के पास स्थिर होती रही। पहले से ही उसका पिछला हिस्सा हवा में ऊंचा उठ गया था और डेक पर पैर रखना सबसे ज्यादा जोखिम भरा था। उस पर 4 नावें थीं और ये सभी सुरक्षित तरीके से भरी और उतारी गई थीं। जैसे ही वे क्षतिग्रस्त छोटे जहाज से तेजी से बाहर निकले, जेन पोर्टर ने उसे आखिरी बार देखने के लिए मुड़कर देखा। तभी जहाज के दिल से एक तेज धमाका और एक भयावह गड़गड़ाहट और धड़कन की आवाज आई। उसकी मशीनरी ढीली हो गई थी और वह धनुष की ओर तेजी से बढ़ रही थी, दीवारों और बल्कहेड को तोड़ती हुई। पिछला हिस्सा तेजी से उनके ऊपर उठ गया। एक पल के लिए वो वहां रुकी हुई लग रही थी। समुद्र की गोद से एक ऊर्ध्वाधर शाफ्ट बाहर निकल रहा था और फिर तेजी से वह लहरों के नीचे सिर के बल गोता लगा गई। एक नाव में बहादुर लॉर्ड टेनिंगटन ने अपनी आंख से आंसू पोंछे। उसने पैसे की एक बड़ी रकम को हमेशा के लिए समुद्र में डूबते नहीं देखा था, बल्कि एक प्यारे, खूबसूरत दोस्त को देखा था जिसे वह प्यार करता था। आखिरकार लंबी रात टूट गई और उष्णकटिबंधीय सूरज ने लहराते पानी पर अपनी चमक बिखेरी। जेन पोर्टर एक झटके में नींद में डूब गई थी। उसके उल्टे चेहरे पर सूरज की प्रचंड रोशनी ने उसे जगा दिया। उसने अपने चारों ओर देखा। उसके साथ नाव में 3 नाविक थे, क्लेटन और मॉन्सियर थुरन। फिर उसने दूसरी नावों की तलाश की, लेकिन जहां तक नजर जाती थी, वहां उस बर्बाद पानी की भयावह एक रास्ता को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। वे चौड़े अटलांटिक पर एक छोटी नाव में अकेले थे।